हेलो कोडिंग स्टार्स। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस मेमोरी सेगमेंटेशन। किस तरीके से हमारा जो सोर्स कोड है उसको रैम में स्पेस मिलता है, कौन सा पार्ट रैम में कहाँ जाके स्टोर होता है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अगर मेमोरी सेगमेंटेशन की हम बात करें तो सबसे पहले हमारा जो सोर्स कोड होता है, इस तरीके से कुछ रैम का स्ट्रक्चर होता है। जब भी हम अपनी .exe फाइल पे, जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, जब उस पर डबल क्लिक हम करते हैं तो वो कहाँ लोड होती है, सेकेंडरी मेमोरी से, जहाँ भी वो जिस भी डायरेक्टरी में हमारी फाइल सेव्ड है उस मेमोरी से वो कहाँ जाके लोड होती है, रैम में, यानी कि प्राइमरी मेमोरी में। तो रैम में पूरा जो हमारा .exe फाइल है, उसका जो भी हमारा कोड है, उसको किस तरीके से रैम में स्पेस मिलता है। तो सपोज ये है हमारा रैम। ओके, इसमें सबसे पहले जो हमारा टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट क्या होता है, हमारा सोर्स कोड जो भी हमने अपनी कोडिंग लैंग्वेज में लिखा है किसी भी में। अब सबसे पहले क्या स्टोर होता है, टेक्स्ट, जो भी हमारा सोर्स कोड है। अब नेक्स्ट फिर स्पेस मिलता है जो भी हमारे वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि ग्लोबल होते हैं या फिर स्टैटिक, यानी कि वो वेरिएबल्स जिनको हम अपने पूरे कोड में कहीं पे भी एक्सेस हम कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स। सेकंड, वो वेरिएबल जो कि एंड तक रहते हैं प्रोग्राम में, ठीक है, एंड उनकी लाइफ जो है वो एंड तक रहती है, जब तक हमारा जो कोड है वो टर्मिनेट नहीं हो जाता। वो वेरिएबल्स कौन से होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स। कौन से होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स। स्टैटिक वेरिएबल्स को मेमोरी कब अलोकेट करवाई जाती है, जब उनको हम यूज करते हैं तब उनके लिए मेमोरी अलोकेट करवाई जाती है। और डी अलोकेट कब होते हैं, जब हमारा जो कोड है वो फिनिश हो जाता है, एंड होता है, टर्मिनेट होता है, उस टाइम पे उनके लिए मेमोरी डी अलोकेट करवाई जाती है। तो ये कहाँ बनते हैं, अनइनिशियलाइज और इनिशियलाइज, दो पार्ट होते हैं इनके। ये होता है डेटा सेगमेंट। डेटा सेगमेंट, डेटा सेगमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अनइनिशियलाइज एंड इनिशियलाइज। सबसे पहले इनिशियलाइज्ड डेटा को मेमोरी मिलती है, यानी कि वो वेरिएबल्स ग्लोबल टाइप के या स्टैटिक टाइप के, वो वेरिएबल्स जिनको हमने इनिशियलाइज किया हो, कोई वैल्यू हमने उनको असाइन की हो, तो उनको इनिशियलाइज्ड पार्ट में मेमोरी मिलेगी। और वो वेरिएबल जिनको हमने इनिशियलाइज नहीं किया है तो उनको अनइनिशियलाइज्ड पार्ट में मेमोरी मिलेगी। फिर आता है हीप एरिया, यानी कि यहाँ किनको मेमोरी मिलती है, वो वेरिएबल्स जो कि रन टाइम पे क्रिएट होते हैं। तब क्रिएट होते हैं रन टाइम पे, यानी कि जिनको हम मेनली मैलोक, कैलोक या रीअलोक, ऐसे कुछ फंक्शंस की हेल्प से हम जब रन टाइम पे मेमोरी क्रिएट करवाते हैं तो उसको कहाँ स्पेस मिलता है, हीप एरिया में स्पेस मिलता है। फिर जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं, मेन फंक्शन हो गया या जो भी हमने फंक्शन अपने कोड में लिखे हुए हैं, या फिर लोकल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स, उन सबको कहाँ स्पेस मिलता है, स्टैक मेमोरी के अंदर, स्टैक एरिया में उन सबको स्पेस मिलता है। फिर आता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, यानी कि जब हम आईडी यूज नहीं करते थे, या अगर हम आईडी यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपना कोड कहाँ एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो हम कुछ कमांड लिखते हैं, सबसे पहले हमारा जो सोर्स कोड है उसको हम कंपाइल करेंगे, प्री प्रोसेस करेंगे, फिर कंपाइल करेंगे, है ना। तो वो सारी जो प्रोसेस होती है उनके लिए हम जो भी कमांड हम लोग लिखते हैं उनको कहाँ स्पेस मिलता है, इस पार्ट में। क्लियर है। तो यहाँ हम इनको एक एक करके डीपली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टेक्स्ट एरिया की। टेक्स्ट एरिया कहाँ जाके स्टोर होता है, टेक्स्ट एरिया स्टोर सोर्स कोड इन दी प्राइमरी मेमोरी। जो भी हमारा सोर्स कोड होता है उसको सबसे पहले टेक्स्ट वाले एरिया में स्पेस मिलता है। फिर आता है इनिशियलाइज एंड अनइनिशियलाइज्ड डेटा, वो कहाँ बनते हैं, डेटा सेगमेंट मेमोरी में। तो डेटा सेगमेंट मेमोरी जो है, अभी अभी हमने देखा, वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, इनिशियलाइज्ड एंड अनइनिशियलाइज्ड पार्ट। इफ देयर इज सच अ वेरिएबल इन अ प्रोग्राम दैट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर, तो वो कौन सा वेरिएबल होता है जिसको हम पूरे कोड में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, वो कौन से वेरिएबल होते हैं, हमारे ग्लोबल वेरिएबल। कौन से होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स। For this, we need such a memory in RAM which can be accessed from other memories, यानी कि इसके लिए अब जो ग्लोबल टाइप का वेरिएबल है उसको हम पूरे कोड में एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए मेमोरी भी कोई ऐसी जगह बनाई जाएगी जो कि सब फंक्शंस या सब वेरिएबल जिसको एक्सेस कर सके। तो वो हम कहाँ क्रिएट करवाते हैं, डेटा सेगमेंट में। तो कहाँ जो ग्लोबल वेरिएबल्स है उनको कहाँ स्पेस मिलेगा, डेटा सेगमेंट में।
नाउ दिस मेमोरी इज कॉल्ड डेटा सेगमेंट, जो कि अनइनिशियलाइज्ड एंड इनिशियलाइज्ड टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। अगर कोई भी ग्लोबल टाइप वेरिएबल है इंट ए, तो ये किस टाइप का वेरिएबल है? सपोज ये ग्लोबल टाइप वेरिएबल है, तो क्या ये इनिशियलाइज है या अनइनिशियलाइज है? ये अनइनिशियलाइज है, तो इसको अनइनिशियलाइज्ड पार्ट में मेमोरी मिलेगी। अगर हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, हमने इसको 10 से इनिशियलाइज किया, तो इसको कहाँ मेमोरी मिलेगी? इनिशियलाइज्ड पार्ट में। क्लियर है? इनिशियलाइज्ड डेटा memory is used to store the global variables which are initialized। तो जो वेरिएबल्स इनिशियलाइज हैं उनको हम लोग इनिशियलाइज्ड वाले पार्ट में मेमोरी क्रिएट होती है उनके लिए, और अनइनिशियलाइज्ड डेटा मेमोरी वो मेमोरी जो कि अनइनिशियलाइज्ड ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए जहाँ मेमोरी जो है वो क्रिएट करवाती है। अब बात करते हैं, फिर हमारे पास था जो भी स्टैटिक टाइप वेरिएबल्स होते हैं। जो स्टैटिक टाइप के वेरिएबल्स होते हैं उनको भी हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं अपने पूरे कोड के अंदर। उनकी लाइफ टाइम क्या रहती है? जब तक हमारा जो कोड है वो एंड होता है, टर्मिनेट होता है, उनको भी कहाँ मेमोरी मिलती है? डेटा सेगमेंट में ही मेमोरी मिलती है। डेटा सेगमेंट क्लियर है? अब आ जाते हैं हीप एरिया पे। हीप एरिया वो एरिया जिसको मेमोरी, जहाँ कौन से वेरिएबल्स या फंक्शंस क्रिएट होते हैं जो कि रन टाइम पे क्रिएट हुए हों। कब क्रिएट हुए? रन टाइम पे, यानी कि जब हमारा कोड एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में हो, उस टाइम पे हम यूजर की नीड के अकॉर्डिंग जब मेमोरी क्रिएट करवा रहे हैं, तो उन वेरिएबल्स को या उन फंक्शंस को मेमोरी कहाँ मिलती है? हीप एरिया में। हीप मेमोरी इज स्लोवर देन स्टैक मेमोरी। अब हीप मेमोरी जो है वो स्टैक मेमोरी से स्लो होती है। स्लो क्यों होती है? ये हमारी हीप मेमोरी और ये है हमारी स्टैक मेमोरी। ये फास्ट होती है स्टैक, और ये स्लो होती है। इसके पीछे क्या रीजन है? हीप मेमोरी में वो वेरिएबल्स या वो फंक्शंस बनते हैं जो कि रन टाइम पे क्रिएट हुए हों, राइट? रन टाइम पे। और ये कब क्रिएट होते हैं? कंपाइल टाइम पे। इनको मेमोरी कब मिलती है, यानी कि ये कब क्रिएट होते हैं? कंपाइल टाइम पे। जब हमारा जो कोड है इसके अंदर सपोज हमने एक वेरिएबल लिया है इंट ए नाम का, और इसको हमने 10 से इनिशियलाइज किया, इसको मेमोरी मिली स्टैक मेमोरी में। अब एक वेरिएबल हमने क्रिएट करवाया 4 बाइट का, जो कि हमने रन टाइम पे क्रिएट करवाया, तो उसके लिए मेमोरी कहाँ क्रिएट की जाएगी? हीप मेमोरी में। अब ये स्लो क्यों है और ये फास्ट क्यों है? इसके पीछे क्या रीजन है? तो जब हमारा कोड कंपाइल होगा, ओके, जब हमारा कोड जो है वो कंपाइल हो रहा होगा, तो जब कंपाइल होगा तो कंपाइलर क्या देखेगा कि इस वेरिएबल के लिए जो ए नाम का वेरिएबल है, इसकी सारी चीजें वो नोट कर लेगा। क्या नोट करेगा? ये जो ए नाम का वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, यानी कि 4 बाइट ये ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी में। फिर इसको हमने 10 इनिशियलाइज करवाया, तो इसके बारे में कुछ चीजें जो है नोट कर ली गई। अब जब हम रन टाइम की बात करें, यानी कि इस केस में कंपाइलर को इसके बारे में सारी नॉलेज है, तो जब ये लोड होगा, जब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे अपने टेस्ट डॉट सी फाइल को, या जो भी हमारा सोर्स कोड है उसको हम एग्जीक्यूट करवाएंगे डॉट एक्सी फाइल को, तो कंपाइलर को पहले से नॉलेज होगी कि कौन सा वेरिएबल कब क्रिएट करवाना है या कितनी मेमोरी उसको रिक्वायर्ड है, तो इनके बारे में कंपाइलर को पहले से नॉलेज होती है, तो ये काम थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। बट रन टाइम की हम बात करें तो रन टाइम पे क्या हमें पता होता है कि इसका डेटा टाइप क्या होने वाला है? क्या हमें पता होता है कि ये कितने बाइट मेमोरी में कंज्यूम करने वाला है? तो इसके बारे में, जो रन टाइम पे मेमोरी क्रिएट होती है उसके बारे में कंपाइलर को कोई भी नॉलेज नहीं होती है। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो इसीलिए जो हीप मेमोरी में जो भी हमारी मेमोरी क्रिएट होगी वो थोड़ी सी स्लो होगी, बिकॉज इसके बारे में कंपाइलर को कोई नॉलेज नहीं होती, या हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि वेरिएबल किस टाइप का बनेगा या कितने बाइट वो मेमोरी में कंज्यूम करेगा। बट इसके बारे में पहले से कंपाइलर को सारी नॉलेज होती है, तो इसलिए इसके लिए फास्टली जो है ये सारा प्रोसेस हो जाता है। इसीलिए स्टैक मेमोरी फास्ट होती है इन कंपेयर टू हीप मेमोरी। सो हीप मेमोरी इज स्लोवर देन स्टैक मेमोरी। क्लियर है? वी एक्सेस द स्पेस क्रिएटेड इन हीप मेमोरी। अब हीप मेमोरी में कौन सा स्पेस क्रिएट होता है? जो कि रन टाइम पे क्रिएट हुआ हो। अब रन टाइम पे जो मेमोरी क्रिएट होती है, क्या उसका कोई भी नाम होता है? जैसे हमने कोई भी एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए नाम से, तो उसका नाम है ए नाम का वेरिएबल है, हम उसको डायरेक्टली ए नाम से, उसके वेरिएबल नेम से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। बट जो रन टाइम पे मेमोरी क्रिएट होती है, क्या उसका कोई भी नाम होता है? नहीं होता है। तो उसको हम कैसे एक्सेस करते हैं? पॉइंटर्स की हेल्प से एक्सेस करते हैं, राइट? टू अलोकेट
स्पेस इन हीप मेमोरी वी यूज सम प्री डिफाइंड फंक्शंस। जब हमें एक मेमोरी क्रिएट करवानी हो हीप मेमोरी, तो उसके लिए हम कुछ फंक्शंस यूज करते हैं, मैलोक, कैलोक, रीअलोक जैसे कुछ फंक्शंस हमें प्री डिफाइंड फंक्शंस हमें प्रोवाइडेड है पहले से ही। स्पेस इन हीप मेमोरी कैन बी इंक्रीज एंड डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट एट रन टाइम। अब जो स्पेस है उसको हम रन टाइम पे क्रिएट इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, वो सब हमारे इसके बेनिफिट हैं जो हम रन टाइम पे मेमोरी क्रिएट करवाते हैं, जो कि हम बाद में पढ़ने वाले हैं जब हम रन टाइम मेमोरी को और डीपली पढ़ेंगे। ओके, बट इसका यही हमारा एक सबसे ज़्यादा हमारे पास बेनिफिट है कि इसकी जो साइज है वो हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं यूजर की नीड के अकॉर्डिंग। बट क्या हमारा जो ये वेरिएबल है इंट ए नाम का, इसकी साइज जो है वो स्पेसिफाई हो चुकी है कि इंटीजर टाइप का है, तो ये 4 बाइट ही कवर करेगा। बट इसको हम बाद में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रन टाइम पे इसकी जो भी हमारा स्पेस है मेमोरी में उसको हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। स्पेस यूज इन हीप मेमोरी हैज टू बी डीअलोकेट बाय द प्रोग्रामर। अब क्रिएट हमने रन टाइम पे करवाया, अब अगर उसको डीअलोकेट हमें करवाना है जो भी हीप मेमोरी में जो भी स्पेस हमने क्रिएट करवाया, तो उसको डीअलोकेट करवाने के लिए हमें क्या करना होगा कि खुद प्रोग्रामर उसके लिए कोड लिखता है। क्या लिखता है? फ्री। ओके, फिर पैरेंथेसिस में जो भी वेरिएबल का पॉइंटर टाइप के वेरिएबल का नेम होता है, उस तरीके से हमने जो भी मेमोरी यहाँ पे क्रिएट करवाई है उसको हम फ्री करवा देते हैं, यानी कि डीअलोकेट करवाते हैं। बिकॉज द मेमोरी in it is not deleted by itself, so heap memory is called permanent memory. heap memory permanent memory कहलाती है। क्यों कहलाती है? because ये जो memory create होती है वो run time पे होती है और वो तब तक डीअलोकेट नहीं करवाई जाती जब तक प्रोग्रामर खुद से उसको डीअलोकेट नहीं करवाते। बट सपोज हमारा कोड है, अब वो टर्मिनेट हो चुका है, तो टर्मिनेट होने के बाद तो जो भी हमने रिसोर्सेज ऑक्यूपाई किए थे, है ना, वो सब तो फ्री कर दिए जाएंगे। बट जब तक हमारा जो कोड है वो रनिंग स्टेज में है ना, जब हमारा कोड चल रहा है, उस टाइम पे अगर हम उसको डीअलोकेट नहीं करवाते तो वो खुद से हमारी जो मेमोरी है वो फ्री नहीं करवाई जाएगी। बट जब कोड टर्मिनेट हो जाएगा उस टाइम पे तो सभी के लिए जो भी मेमोरी हमने ऑक्यूपाई की थी उन सबको डीअलोकेट करवा दिया जाता है। कंपाइलर खुद से ये चीज़ें कर लेते हैं। बट इसको हमें फ्री करवाने की नीड होती है। जो भी मेमोरी हमने क्रिएट करवाई उसको फ्री फंक्शन की हेल्प से हम फ्री करवाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैक एरिया। स्टैक एरिया की बात करें तो जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं, जो भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं, उन सबको कहाँ मेमोरी मिलती है? हीप एरिया, स्टैक मेमोरी में। स्टैक मेमोरी इज सच अ मेमोरी इन विच memory is provided for local variables which are created when the function is called and deleted from the stack memory by the compiler after the compilation of the function। तो इनके लिए अगर हम मेमोरी की बात करें तो ये है हमारे पास स्टैक मेमोरी। अब यहाँ एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, हमने अपने कोड में लिखा है int a equals to 10। तो इस वेरिएबल को मेमोरी कब मिलेगी? मेमोरी जब हम इसको यूज करेंगे, है ना। तो इसके लिए मेमोरी कब मिलेगी? जब ये जिस भी फंक्शन में डिक्लेयर्ड है, सपोज मेन फंक्शन में डिक्लेयर्ड है, तो मेन फंक्शन के लिए फ्रेम बनाया जाएगा जो हमने डिस्कस भी किया था। मेन फंक्शन के लिए फ्रेम बनेगा। अब मेन फंक्शन के जो भी लोकल वेरिएबल्स हैं उनको इस फ्रेम में मेमोरी मिलेगी, तो इंट ए नाम का वेरिएबल है वो यहाँ पे क्रिएट होगा। अब इसको डीअलोकेट कब किया जाएगा? जब ये फंक्शन जो है इसका वर्क जो है वो फिनिश हो चुका होगा, तब इसको अपने आप डीअलोकेट करवा दिया जाएगा। ओके, स्टैक मेमोरी इज फास्टर देन हीप मेमोरी। ये फास्टर होती है हीप मेमोरी से, बिकॉज इसके बारे में कंपाइलर को पहले से सारी नॉलेज होती है कि किस वेरिएबल को कितना स्पेस मिलेगा, वो किस डेटा टाइप का है, ये सारी नॉलेज कंपाइलर को होती है। वी एक्सेस द स्पेस क्रिएटेड इन द स्टैक मेमोरी डायरेक्ट बाय नेम। अब हमें एक्सेस अगर इस वेरिएबल को अगर हमने जो वैल्यू क्रिएट करवाई है, सॉरी जो स्पेस हमने क्रिएट करवाया, जो मेमोरी क्रिएट करवाई है, उसको एक्सेस अगर हमें करना है तो हमारे पास इजीली से हम वेरिएबल नेम के थ्रू हम कर सकते हैं और पॉइंटर के थ्रू भी कर सकते हैं। वो हमने देखा था कि पॉइंटर्स के थ्रू हम किस तरीके से कर सकते हैं। टू allocate space in stack memory, the compiler first estimate the size, type of data space required in the stack memory based on the estimation when the program is executed, the memory created and destroyed in the stack memory according to the function calling।
तो जब हमारा स्पेस क्रिएट होता है स्टैक मेमोरी में, तो कंपाइलर सबसे पहले सारे एस्टिमेशंस लगा लेता है कि उसका साइज क्या है, किसी भी वेरिएबल का उसका डेटा टाइप क्या है, उसको कितने स्पेस रिक्वायर है मेमोरी के अंदर, और फिर जब वो फंक्शन कॉल हुआ तो उसके साथ उसको बना दिया गया, और फिर जब उसको डीअलोकेट करवाएगा, तो डीअलोकेट कब करवाया जाएगा, जब भी हम उसको मेमोरी, जब भी उस फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा। ओके, the space in stack memory cannot be increased or decreased at run time। इनको हम रन टाइम पे इनका जो स्पेस है वो हम अलोकेट या डी अलोकेट नहीं करवा सकते। ओके, तो यहाँ पे इनका जो साइज है या जो डेटा टाइप है वो स्पेसिफाई कर दिया जाता है, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो इनको डीअलोकेट कब करवाया जाता है मेमोरी से, जब फंक्शन कॉल होगा तो उस फंक्शन की जो भी लोकल वेरिएबल्स है उनको मेमोरी मिलेगी। फिर जब उस फंक्शन का वर्क फिनिश हो जाएगा तो उसके जो भी लोकल वेरिएबल्स हैं उनको सबको डीअलोकेट करवा दिया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास, ओके, ये हमारा कोड है। इसमें हमें बताना है कि इस पूरे कोड के अंदर किसको कहाँ पे मेमोरी मिलेगी। तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम आप टॉप टू बॉटम अप्रोच पे वर्क करता है। सबसे पहले ये हमारा एक वेरिएबल है और ये हमारा वेरिएबल है, दोनों किसी भी फंक्शन के स्कोप से बाहर लिखे हैं, तो इसीलिए ये दोनों किस टाइप के वेरिएबल्स हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स को कहाँ मेमोरी मिलेगी, डेटा सेगमेंट में मेमोरी मिलेगी। कहाँ मेमोरी मिलेगी, डेटा सेगमेंट में। अब डेटा सेगमेंट के भी टू पार्ट होते हैं, इनिशियलाइज्ड एंड अनइनिशियलाइज्ड, राइट। तो ये वेरिएबल अगर हम ए की बात करें तो ये इनिशियलाइज्ड है, तो ए नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज्ड डेटा पार्ट में मेमोरी उसको मिलेगी। बी की अगर हम बात करें, बी वेरिएबल की, तो वो अनइनिशियलाइज्ड है, तो उसको कहाँ मेमोरी मिलेगी, अनइनिशियलाइज्ड डेटा पार्ट में, राइट। फिर हमारा फंक्शन कॉल होता है, सबसे फर्स्ट मेन फंक्शन कॉल होता है। तो मेन फंक्शंस को कहाँ मेमोरी मिलती है, स्टैक में। तो यहाँ पे मेन फंक्शन कॉल हुआ तो सबसे पहले मेन फंक्शन के लिए फ्रेम बनाया जाएगा। इसका जो भी लोकल वेरिएबल है किस नाम से है, मेन वेर, उसको यहाँ पे मेमोरी मिलेगी, राइट। फिर फन नाम का फंक्शन कॉल हुआ, तो क्या अभी तक फन जो फंक्शन है उसको मेमोरी मिली, नहीं, जब हमने उसको कॉल किया तब उसको मेमोरी मिलेगी। अब एक और यहाँ पे फ्रेम क्रिएट होगा फन नाम के फंक्शन के लिए। अब इसका जो लोकल वेरिएबल है उसको इस फ्रेम में स्पेस मिलेगा, फनवेर नाम से हमारा एक वेरिएबल है। फिर इस स्टेटमेंट के थ्रू हमने क्या किया है, एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बनाया है और एक रन टाइम पे हमने मेमोरी क्रिएट करवाई है, किसके थ्रू, मैलोक फंक्शन के थ्रू। जो मैलोक फंक्शन है वो क्या कर रहा है, रन टाइम पे मेमोरी क्रिएट करवा रहा है, तो उसको कहाँ स्पेस मिलेगा, हीप मेमोरी में। कहाँ मिलेगा, हीप मेमोरी में। तो ये जो रन टाइम पे मेमोरी क्रिएट होगी ये कहाँ होगी, हीप मेमोरी में। यहाँ पे जो पॉइंटर टाइप वेरिएबल है वो किसका लोकल वेरिएबल है, फन नाम के फंक्शन का, तो इसको कहाँ मेमोरी मिलेगी, ptr को फन नाम के फंक्शन जो है उसका जो भी हमारा फ्रेम है। अब जब ये फंक्शन है इसका वर्क जब यहाँ पे फिनिश हो गया तो इसको यहाँ से डीअलोकेट किया जाएगा, तो फन नाम का फंक्शन भी डीअलोकेट हो जाएगा, और ये जो हमारे वेरिएबल्स है इसके लोकल वेरिएबल्स है वो भी डीअलोकेट कर दिए जाएंगे। जब हम वापस लौट के आएंगे अपने मेन फंक्शन पे, तो जब मेन फंक्शन का वर्क फिनिश हो जाएगा तो इसको भी डीअलोकेट कर दिया जाएगा, इसके जो लोकल वेरिएबल्स थे साथ में उनको भी डीअलोकेट कर दिया जाएगा। बट हीप मेमोरी की बात करें तो क्या इसको फ्री करवाया हमने, नहीं करवाया है। तो जब तक हम इसको फ्री नहीं करवाएंगे ये परमानेंट मेमोरी होती है, जब तक हम इसको फ्री नहीं करवाएंगे ये खुद से फ्री नहीं होता है, खुद से उसको डीअलोकेट नहीं करवाया जाता है। तो अब हमारा जो कोड है वो यहाँ पे फिनिश हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। अब जो भी हमने रिसोर्सेज हमने ऑक्यूपाई किए थे उन सबको भी फ्री कर दिया जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू उनको फ्री कर दिया जाएगा, तब ये जो मेमोरी है वो यहाँ से डीअलोकेट कर दी जाएगी। ओके, यहाँ पे क्लियर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आया हो कि क्या डेटा सेगमेंट मेमोरी है, कब किस वेरिएबल को मेमोरी क्रिएट होती है, कब किसको डीअलोकेट करवाया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैप्पी कोडिंग।